जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार जीके जीएस बाई प्रबल सर में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार फिर से आपकी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे प्यारे साथी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज हम लोग किन किन चीजों को सीख पाते हैं। ठीक है जी। तो आज मैंने आपके लिए लिया है इन्वायरमेंट के कुछ पॉइंट्स को लिया है जिसको कि आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि आपका कुछ बेहतर हो पाए। तो बस आप लोगों से थोड़ा सा यही गुजारिश है, आप लोगों से थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास में बने रहिएगा और चीजों को समझने पे फोकस कीजिएगा। ठीक है जी। मैं सारी चीजें आपको यहाँ से समझा के जाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके दिमाग में पर्यावरण की बात आती है तो इसमें ओजोन परत की बात आप लोग करते हैं, ओजोन लेयर से संबंधित बातों की चर्चा आप करते हैं। और मैंने आपको ओजोन दिवस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, उस अवसर पे मैंने आपको बताया था कि ओजोन परत की बात करते हैं तो उसमें आपके लेयर की बात कर रहे हैं, उसमें छिद्र की बात कर रहे हैं, तो वो ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके चलते ऐसा देखने को मिल रहा है। और ओजोन की बात करते हैं तो ये हमें क्या करती है, तो सूर्य से आ रही परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, बचाती है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम ये करती है। तो सबसे पहला है कि ओजोन परत की बात करते हैं तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये आपके समताप मंडल में देखने को मिलता है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। जो भी आपके मौसमी घटनाएं होती है, जो भी आपके मौसम में परिवर्तन की बात होता है, वो मौसमी घटनाएं आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये आपके क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। तो ओजोन परत की बात करते हैं कहाँ पे होता है, तो समताप मंडल में। जो भी आपके मौसमी घटनाएं होती है वो आपके क्षोभ मंडल में होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 16 सितंबर को याद रखना है। ठीक है जी। और उसमें आप लोगों को पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हम लोग करते हैं, जो कि आपके समझौता हुआ था। ओजोन के जो आपके क्या बोलते हैं परत में छिद्र हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए आपके वो कार्यक्रम की बात करते हैं, वो आपके समझौता की बात करते हैं हुआ था, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स पे क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था उसको मतलब यूज करने से। ठीक है जी। बाकी बात करते हैं तो पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल की बात करते हैं तो कौन होता है, क्षोभ मंडल होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल कौन होता है, तो उसका नाम क्या है, क्षोभ मंडल। ये आप लोग याद रखेंगे। फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है, फलीदार पौधों जो होते हैं, जो फल देने वाले पौधे होते हैं, उनके पौधों की बात करते हैं तो उस पौधों के जड़ों में क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम की बात करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, यानी कि फलीदार पौधों के जड़ों में क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम पाया जाता है। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और जब भी क्षारीय मृदा की बात करते हैं तो आपको क्षारीय धातु कहीं ना कहीं याद आता होगा। ठीक है जी। तो आपको पता है कि क्षार धातु की जब बात करते हैं तो क्षार धातु समूह किसको कहा जाता है, अल्कली मेटल ग्रुप। तो फर्स्ट जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में उसको कहा जाता है। और क्षारीय मृदा धातु ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप की बात करते हैं तो वो आपके ग्रुप टी को कहा जाता है, जो कि जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे आपके एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, जेरोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उसको जेरोफाइट कहा जाता है। क्षारीय मृदा पे जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहा जाता है, हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। और जो फलीदार पौधे होते हैं उनके जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। और ओजोन परत की बात करें, ओजोन लेयर की बात करें तो ये आपके कहाँ पे, समताप मंडल में। और इसकी बात करें पृथ्वी के सबसे करीब का जो मंडल है उसका नाम क्या है, क्षोभ मंडल है। और मौसमी जो घटनाएं होती है वो आपके क्षोभ मंडल में होती है। यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत की बात करते हैं, जो भी आपके एटमॉस्फेयर है उसका सबसे ऊपरी परत की बात करें तो उसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो आपके वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा की बात करते हैं तो किसमें देखा जाता है, तो वायुयान की जो बात करते हैं उसके उड़ानों की आदर्श दशा कब मानी जाती है, जब वो अपना उड़ान जो है समताप मंडल में भरता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ओजोन परत को मापने की इकाई, ओजोन परत जो होता है उसको मेजर करने की कुछ इकाइयां होती है और उसका नाम क्या है, उस इकाई के नाम की बात करें तो उसको डॉप्सन के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों को पता है कि ओजोन की बात करें जिसको हम लोग O3 के नाम से जाना जाता है,
ये आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी है, यानी कि हरित गृह आपके गैस के तौर पे भी इसको देखा जाता है। अगर बात करें वायुमंडल का वह परत जिसमें तापमान क्या होता है, समान रहता है। वायुमंडल का वैसा परत की बात करते हैं, वैसा परत जिसमें क्या होता है, तापमान क्या रहता है, समान रहता है, उसको किसके नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेंगे, ठीक है जी। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर बात करें वाटर वेपर की बात करें, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, यानी कि जल वाष्प की बात करते हैं। और जब भी वाटर वेपर की बात करते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस के तौर पे देखा जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो वाटर वेपर की बात करें और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसको नोट कर लेना है अच्छे से। अब आइएगा, पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है, गुरुत्व है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है भाई साहब, तो गुरुत्व है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है? जैसे आप लोगों को पता है कि कपास की खेती के लिए आपकी काली मृदा की जरूरत होती है, जहां पे काली मृदा है वहां पे कपास की खेती अच्छी मानी जाती है, यानी कि अच्छी वहां पे उपज होती है, इसको याद रखिएगा। उसी तरीके से चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तरदायी होती है, उपयोगी होती है, तो उसका नाम क्या है, लैटेराइट मृदा की बात करें। और अगर बात करें भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा की बात करें तो उसका नाम क्या है, जलोढ़ मृदा की बात करते हैं। और भारत में मिट्टियों को 8 प्रकारों में विभाजित किया गया है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है जी। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो आपका कौन कौन सा होगा? मौसम को प्रभावित करने वाले कारक के तौर पे कौन देखे जाएंगे, तो आपके टेम्परेचर हो गए, हवा हो गया और आपकी वर्षा की बात करते हैं। तो मौसम को प्रभावित करने वाले ये आपके 3 प्रमुख आपके क्या हैं, कारक हैं, जिसका नाम क्या है भाई साहब, तापमान हो गया, वायु हो गया और वर्षा हो गया, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि संचार उपग्रह की बात करते हैं, तो संचार उपग्रह की अवस्थिति कहाँ पे होती है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या पूछ रहे हैं, संचार उपग्रह की अवस्थिति की बात करें तो ये आपके आयन मंडल में देखने को मिलती है। तो आपको याद हो गया, संचार उपग्रह की अवस्थिति जो होती है ये आपके आयन मंडल में देखने को मिलती है। ब्राउन एयर की बात करते हैं, है ब्राउन एयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो प्रकाश रासायनिक जो धुआं होता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे कि जो प्रकाश रासायनिक आपकी धुआं होती है उसके लिए आपको इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दुनिया में हरित गृह गैस का सबसे बड़ा उत्पादक अगर देश की बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब हरित गृह गैस की बात करते हैं, उत्पादन करने वाला देश क्या है मेरे प्यारे साथियों, चीन है। और चीन की बात करें तो इसने पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर दिया है, तहस नहस कर दिया है मेरे प्यारे साथियों, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और जब भी चीन का संबंध जोड़ा जाए तो चाय से, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो चीन में होता है। और चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक एसिड पाया जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलेगा अगले स्लाइड पे, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्या करता है, इसको जरा समझते हैं। देखिए ये आपके लिए इतना मजेदार सेशन हो सकता है ना कि डायरेक्ट अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन लग जाए तब भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जैसे कि देखिए जब आप विज्ञान पढ़ते हैं तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी साथियों को पता होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिएगा, अब इसी के क्रम में आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप फट से उठ के खड़ा हो उठते हैं और बोलते हैं कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखा जाए। लेकिन आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि जैव विविधता की बात करें तो सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो वो आपका कौन सा था, भारत की बात करें तो नीलगिरी की बात करते हैं। और एक कब की बात करते हैं तो 1986 की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम आपका जो था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, तो वो आपका नीलगिरी। और वो कब की बात करें, 1986 की बात करते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम क्या था, W.C. रोजेम की बात करते हैं। क्या नाम था,
WC रोजेम की बात करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। अब ये बातें चर्चा होने लगी कि भाई साहब जैव विविधता को लेकर एक मतलब क्या बोलते हैं जागरूकता दिखाया जाए और इसको लेके एक कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और एक इसके लिए दिवस की घोषणा की जाए। तो इसको लेकर नैरोबी में एक सम्मेलन होता है और उस नैरोबी सम्मेलन में मेरे प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा प्रति वर्ष के लिए कर दी जाती है और इसी के तर्ज पे 22 मई को प्रति वर्ष आपके अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। और ये पहली बार अगर बात करें तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग कब किया गया था? सबसे फर्स्ट टाइम जैव विविधता शब्द का प्रयोग आपका कब किया गया था? तो ये 1995। और 1995 को एक और बात से आप रिलेट कर सकते हैं कि भारत सरकार की बात करते हैं तो पोलियो के उन्मूलन को लेकर कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले 1995 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब रेड स्टैग की बात करते हैं। भाई साहब ये रेड स्टैग क्या है? तो दाची गाम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो ये अब आपका क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी हो गया है। ठीक है जी, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, जहाँ पे क्या पाया जाता है? रेड स्टैग पाया जाता है। तो रेड स्टैग कहाँ कौन से उद्यान में पाया जाता है? तो आपके दाची गाम। और ये कहाँ पे पड़ता है आपका? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपका बिल्कुल सही सा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत का बताइए पहला तप्त स्थल की बात करते हैं, भारत के पहले तप्त स्थल की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। और पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ तक है? श्रीलंका तक। आपको भी पता होगा कि भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, लेकिन इसकी जो है मेरे प्यारे साथियों, इसकी जो सीमा है वो आपका स्थलीय सीमा से इसका कनेक्शन नहीं है भारत के साथ, लेकिन जलीय सीमा के साथ है। पाक जल स्टेट की बात करते हैं, पाक स्टेट की बात करते हैं, पाक जल संधि की बात करते हैं। इसके तहत भारत का श्रीलंका के साथ आपका कनेक्शन है। इसको हम लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन स्थलीय सीमा का लगाव श्रीलंका के साथ भारत का नहीं है। ऐसे भी आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा सीमा का लगाव भारत के साथ बांग्लादेश का है, स्थलीय तौर पे अगर देखा जाए तो। इसको आप लोग याद रखिएगा। और सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ है। चलिए वो तो बाद की बात है हालांकि। अब बात करते तो भारत का दूसरा तप्त स्थल की बात करें तो पूर्वी हिमालय की बात करें। भारत का दूसरा तप्त स्थल जो है वो पूर्वी हिमालय, जिसका विस्तार की बात करें तो आपका म्यांमार तक है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो ये भी मैंने आपको बात बता दी मेरे प्यारे साथियों। अब क्या हुआ भाई साहब? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। कहाँ पे? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना आपके कहाँ पे की जाती है? ये आपके चेन्नई में स्थापित की जाती है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और मेरे पहले साथियों गाना गाते हो आप लोग कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, है बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली आ तू चली आ। भाई साहब आने आप बुलाती है मगर जाने को नहीं। तो फूलों की घाटी की बात करते हैं तो इसका संबंध आपके उत्तराखंड से जोड़ा जाता है। प्रकृति का सौंदर्य अगर देखना है, उसकी सुंदरता देखनी है, उसको निहारना है, उसको फील करना है तो आपको उत्तराखंड जाना चाहिए। यानी कि अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो फूलों की घाटी जो है वो आपके उत्तराखंड के जिला चमोली में आपको देखने को मिलती है। इसको याद रखिएगा। और भारत का जो जैव विविधता संपन्न संरक्षित क्षेत्र है, क्या है भाई साहब? भारत का जो जैव विविधता संपन्न संरक्षित जो क्षेत्र है वो भारत के कुल भूभाग का 4.78% है। कितना है भाई साहब? जो आपके ये संरक्षित जो क्षेत्र है जैव विविधता की बात करें, ये भारत के कुल भूभाग का कितना परसेंट है भाई साहब? 4.78% है मेरे प्यारे साथी। ठीक है जी। अब क्या होता है? वनस्पतियों को लेकर सर्वेक्षण किया जाता है, प्राणियों को लेकर सर्वेक्षण किया जाता है। तो इसी संदर्भ में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात करते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात करते हैं का मुख्यालय जो है आपके कोलकाता में है। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय की बात करें तो ये भी आपका कहाँ पे? कोलकाता में। तो प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता, वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय भी आपका कोलकाता। इसको आप लोग याद रखिएगा। और मेरे प्यारे साथी एक बात और याद रखिए कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होता है उसको जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। ठीक है जी।
अब मेरे प्यारे साथियों IUCN की बात करते हैं। IUCN की बात करें तो 1969 में उसने एक मेरे प्यारे साथियों एक चीज लॉन्चिंग की, नए चीज की, जिसको हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है, उसमें मेरे प्यारे साथियों दुर्लभ आपके जीव जंतुओं के, प्राणियों के मेरे प्यारे साथियों उसके विवरण की बात करें या उसके बारे में बताने की एक आपकी क्या है आपका एक स्रोत है जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। और इसको किसने जारी किया, IUCN ने जारी किया। और कब जारी किया, शुरुआत कब की इसकी, तो 1969 में। ये भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे मेरे प्यारे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता की बात करें तो वो कौन सा था, इसकी बात करें तो उसका नाम क्या था, साइट्स की बात करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता की बात करें तो उसको किस समझौते के नाम से जाना जाता है, साइट्स समझौते के नाम से जाना जाता है। विश्व का पहला रक्षित क्षेत्र की बात करें, विश्व का पहला रक्षित क्षेत्र की बात करें तो उसका नाम क्या है, येलो स्टेन नेशनल पार्क, जो कि आपके USA में पड़ता है। ये विश्व का पहला रक्षित क्षेत्र है। क्या नाम है इसका, येलो स्टेन आपका नेशनल पार्क इसका नाम है। ठीक है जी, इसको आप लोग याद रखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उसका नाम क्या है, जिम कार्बेट। और जिम कार्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में, जहाँ पे बहुत सारे आपके क्या है दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा है, उसके बाद किंगड़ी विंगड़ी दर्रा। ठीक है जी, ये सारी बातें आपको समझनी जरूरी है। ठीक है जी, तो ये आपका एक छोटा सा आपके लिए प्रयास रहा। बाकी आप लोग जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है जी, और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपको ये एफर्ट कैसा लग रहा है, मेहनत कैसा लग रहा है। अब इन सब से रिलेटेड आपके दिवस भी पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको वो सारी बातें भी ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे पूछ दिया कि बताया जाए कि आपके एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस तो आप सभी को पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर कोई पूछे कि आप बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर कोई पूछे मेरे प्यारे साथियों आपसे कि बताइए जो डायबिटीज डे है वो कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। जो आपके ओजोन डे है कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारी बातें ना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।